बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन मौज़ूआत। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही ने एतराफ़ कर लिया है कि उसके पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर पूरे नहीं हैं, और दूसरी ये है कि इमरान खान की एक और सरतोड़ कोशिश कि आर्मी चीफ उसे शर्फ़ बाज़याबी बख्शें और उसकी कुछ खुराफात सुने, नाकाम हो गई है। और अस्करी क़यादत ने दोबारा इन्हें याद दहानी कराई है कि हम गैर सियासी हैं, ऐसी मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सिलसिले में आरिफ उल्वी ने भी बड़े पापड़ बेले, वो सारे नाकाम हुए। और तीसरा ये है कि इमरान खान पर कातलाना हमला का ड्रामा कुछ तो पहले ही बेनकाब था। कल मुलज़म के वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कातलाना हमले की मज़ीद धज्जियाँ बखेरी और उन बातों की तस्दीक कर दी जो सबसे पहले मैंने अपने ब्लॉग में बताई थी कि ये कातलाना हमले का ड्रामा क्या था। तो सरफ़हरिस्त परवेज़ इलाही का उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये कहा है कि मुझे एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, गवर्नर का हुक्म गैर आइनी है। हालांकि ये केस अभी अदालत में चल रहा है। अगर कोई मिली भगत नहीं है जिसके इम्कानात मौजूद हैं तो अदालती हुक्म की रूह से परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक तो अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दिया और दूसरा ये है कि अदालत ने अपने पहले इब्तदाई फ़ैसले में ये कहा था कि ये सारा केस हम सुनेंगे और परवेज़ इलाही 11 तारीख तक असम्बली को तोड़ने से गुरेज करें। मतलब ये है कि 11 तारीख को ये फ़ैसला सुनाएगी अदालत कि एतमाद का वोट लेना है या नहीं लेना है। अगर एतमाद का वोट लेना है तो परवेज़ इलाही को ये वोट लेना पड़ेगा, लेकिन अदालती फ़ैसले के आने से पहले परवेज़ इलाही ने ये कैसे कह दिया कि गवर्नर का हुक्म गैर आइनी है। इसका साफ मतलब ये है कि उसे नज़र आ गया है 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक इनकी तरफ से मुसलसल ये बयानात आ रहे थे कि हम एतमाद का वोट लेंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं। और इसी मकसद के लिए इन्होंने 9 जनवरी को इजलास बुला लिया था और एक दिन पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया गया था, जिसमें इमरान खान ने ये हदायत देनी थी किस तरह आप लोगों ने अपनी तादाद पूरी करनी है। और इससे पहले भी इमरान खान की तरफ से ये बयान आ चुका है कि तादाद पूरी की जाए, लेकिन इमरान खान को भी जो रिपोर्टें मिली उनमें भी यही बताया गया था कि मुतअद्दिद अरकान जो हैं वो वोट नहीं देंगे। और नाज़रीन, यहाँ पॉइंट ये है कि सिर्फ 2 वोट ऐसे हैं ये परवेज़ इलाही को कम पड़ जाएं तो वो एतमाद का वोट नहीं ले सकता, जबकि हकीकत में गिनती ज़्यादा है। जिस तरह के कल मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि 15 से 20 अरकान इनके वोट नहीं देंगे। इन 15-20 की औसत लगाई जाए तो तब भी 16-17 अरकान बन जाते हैं जो पीटीआई के वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। हर तरफ से कोशिशों के बाद और इस दौरान इनका सोशल मीडिया भी ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि हमारे अरकान को, पीटीआई के अरकान को तोड़ा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं और उन्हें अगवा करने की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। तो ये सारे मंजरनामे में परवेज़ इलाही का ये बयान अचानक उसने जो कल्टी मारी है कि एतमाद का वोट नहीं लूँगा क्योंकि ये गवर्नर का गैर आइनी हुक्म है, इसे अपने ही बयानात भूल गए कि एतमाद का हम वोट लेकर दिखाएँगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो अब परवेज़ इलाही का ये बयान जो है एक वाज़े ऐलान शिकस्त है कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। इमरान खान को भी रिपोर्ट दे दी गई है कि जनाब आपके पास नंबर पूरे नहीं है, ख़बरें छप गई है। और इसके बाद फिर ये ऐलान इन्होंने अपनी नाकामी मान ली है। होना क्या है, वो हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब का बयान आपने पढ़ लिया होगा, सुन भी लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले या ना ले, दोनों सूरतों में इसकी छुट्टी होनी है। ये अब अपनी वजारत आला के चंद आखिरी दिन गुजार रहा है और अगर हाई कोर्ट के साथ इसकी कोई मिली भगत का तासुर दुरुस्त है तो हो सकता है ये फैसला आ जाए कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि गवर्नर को आइन ये इख्तियार देता है कि वो अगर ये समझे कि वज़ीर आला के पास एतमाद के वोट नहीं हैं तो वो इसे एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है और उसका हुक्म मानना पड़ता है। ये आइन का तकाज़ा है, लेकिन अदालत आइन के अलावा भी फैसले दे सकती है। जैसे आपने इन दिनों में देखा कि हर तरफ से इमरान खान की फेवर में भरमार हो रही है इन फैसलों की। कल ही एक हुक्म ये आया इलेक्शन कमीशन को कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता
اور اس سے پہلے کراچی کی ہائی کورٹ، لاہور کی ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کو ایک آئین سازی کرنی پڑے گی، ایک ترمیم کرنی پڑے گی تاکہ یہ عدالتوں کو اس مشکل سے نکالا جا سکے، اور ایک آئین کے اندر ترمیم کر دی جائے کہ ہر وہ شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہو، اس کے خلاف کوئی کیس کسی عدالت میں دائر نہیں ہو سکتا، اگر دائر ہے تو اس کی سماعت نہیں ہو سکتی، اگر سماعت ہو رہی ہے تو اس پر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ یہی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ سارا ظاہر ہے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے، جس نے اداروں میں چن چن کے پی ٹی آئی کے ورکر بھرے اور وہ اس طرح کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ تو خیر پرویز الہی صاحب، اب تم بچ نہیں سکتے، اعتماد کا ووٹ لو یا نہ لو، تمہاری چھٹی طے ہے۔ اور اس کے بعد لگتا تو یہ بھی ہے کہ اس کی اور اس کی بیٹی کی جو حالیہ لوٹ مار ہے، جس کی مالیت کھربوں روپے میں بتائی جاتی ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ حساب ہوگا۔ 2 دن پہلے عمران خان نے الوی سے، دندان ساز سے پھر یہ کہا کہ حکم دیا کہ میری آرمی چیف سے ملاقات کا بندوبست کرواؤ۔ اچھا، اب اس میں پوزیشن یہ ہے کہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ سپریم کمانڈر کا عہدہ ہے، تو کوئی اور آدمی سوائے وزیر اعظم کے آرمی چیف سے یہ درخواست نہیں کر سکتا کہ فلاں لیڈر کو آپ شرف ملاقات بخشیں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ اس سے کچھ کی سن لیں۔ تو عمران خان نے دندان ساز سے جو بدقسمتی سے، انتہائی بدقسمتی سے، کبھی نہیں سنا کہ کسی ملک کا صدر اس ملک کا کوئی بدنام اٹھائی گیرا اس عہدے پر پہنچ گیا ہو، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بدنام اٹھائی گیرا جو غنڈہ گردی بھی کرتا ہے اور جس پر پی ٹی وی پر قبضے کا کیس بھی رہا ہے، اس کو اٹھا کر پاکستان کا صدر بنا دیا گیا، جو جھوٹ اور جال سازی اور ڈرامے بازی کا بڑا اناڑی قسم کا ماہر ہے۔ ماہر تو ہے لیکن اناڑی قسم کا۔ آپ کو یاد ہوگا کسی نے کراچی میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے وہ لائف جیکٹ پہن کر ایک کشتی لیا اور پانی میں کھڑی کر کے یہ تصویر جاری کی کہ الوی جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں کے لیے خود روانہ ہو گیا، اور لیکن وہ دوسرے فوٹوگرافر نے پول کھول دیا۔ یہ پانی سڑک پر کھڑا تھا اور سڑک کا یہ ایک نشیبی علاقہ تھا، آگے پیچھے دونوں طرف سے سڑک خشک تھی، سڑک کے درمیان کوئی گڑھا پڑا ہوا تھا، اس گڑھے میں پانی بھر گیا تھا، یہ اس گڑھے میں اس نے کشتی اتاری اور وہ لائف جیکٹ وغیرہ پہنی، چپو سنبھالا اور تصویر جاری کر دی کہ یہ ریلیف کی سرگرمیاں، ریسکیو کی سرگرمیاں کرنے جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے یہ صدر، یہ الوی جس کو میں کہتا ہوں، یہ الوی اس کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ اس کا علی سے کیا واسطہ ہے، یہ تو ایک شیطان کا پیروکار ہے، اس لیے میں نے اس کا نام الوی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو عارف الوی ہے، اس نے پھر یہ بڑی جلدی سے آرمی چیف سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ عمران خان آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کچھ اہم امور پر۔ کون سے امور پر؟ اور عمران خان کی ڈیزگنیشن کیا ہے، وہ کس حیثیت میں آرمی چیف کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے۔ آرمی چیف کو اعتماد میں وزیر اعظم لے سکتا ہے اور کوئی، یا وزیر دفاع لے سکتا ہے کچھ معاملات پہ، یا وزیر خزانہ لے سکتا ہے کیونکہ معیشت کا ایک براہ راست تعلق سیکورٹی سے ہوتا ہے۔ عمران خان کس حیثیت میں آرمی چیف کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے؟ پھر تو کل اسفند یار ولی بھی کہہ دیں گے کہ میں کچھ معاملات میں آرمی چیف کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں، سراج الحق بھی کہہ دیں گے اور وہ آصف زرداری بھی کہہ دیں گے۔ اگرچہ آصف زرداری کی پوزیشن اس لحاظ سے کچھ جواز رکھتی ہے کہ وہ حکومتی اتحاد کے اہم لیڈر ہیں، لیکن آئینی طور پر وہ چونکہ حکومت کے عہدے دار نہیں ہیں، اس لیے آرمی چیف سے رابطے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی لیڈر اپوزیشن جماعت کا، پشتون موومنٹ کا، باپ کا، جی ڈی اے کا، جے یو آئی کا، جے یو پی کا، لبیک کا، کوئی بھی صدر اٹھ کر کہہ دے گا، کسی بھی پارٹی کے رہنما اٹھ کر کہہ دے گا کہ میں نے آرمی چیف کو کچھ اہم امور پر اعتماد میں لینا ہے تو ملاقات کا ٹائم دیا جائے۔ یہ ایک عجیب مضحکہ خیز بات ہے، اور عمران خان کو اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلد بازی، اتنی بے چینی کیا ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسے باجوہ نے عادات ڈالی ہوئی ہیں کہ جب چاہے منہ اٹھا کر میرے پاس چلے آؤ یا میں تمہارے پاس چلے آؤں گا، حالانکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور اس کی پریکٹس بھی نہیں ہے۔ تو چنانچہ عارف الوی کو جو جواب دیا گیا وہ یہی تھا کہ جب ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں تو آپ ہمیں سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ بظاہر یہ فیصلہ پچھلے سال فروری میں ہوا تھا، لیکن باجوہ نے پورا سال 2022 کا آخر دم تک، جب تک وہ
आर्मी चीफ के ओहदे से बरतरफ नहीं हो गया, क्योंकि इसकी अमलन जो सुबकदोशी थी वो बरतरफी ही के अंदाज में हुई, क्योंकि ये तोसी की कोशिशें कर रहा था। तो आर्मी चीफ के तौर पर इसने आखिरी सांस तक मुदाखलत जारी रखी, आखिरी सांस तक ये आर्मी ओहदे में तस्दीक के लिए भी काम करता रहा। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला भी इसने बनवाया और भी बहुत सारी बदमाशियाँ की इसने। लेकिन अब आर्मी फरवरी 2022 में होने वाले फैसले पर पूरी तरह अमल दरामद करने का वादा कर चुकी है, इसलिए ऐसी मुलाकातों की कोई गुंजाइश नहीं। अब पता नहीं इमरान खान की क्या पोजीशन होगी। जब उसे वाज़े इनकार मिला तो उससे क्या झटका लगा होगा। झटका तो उसे ज़ाहिर लगा होगा शदीद, और झटका उसे एक और भी लगा है, वो ये है कि उसके पास ज़ाहिर रिपोर्टें गई हैं, उनको बताया गया है अपनी PTI की तरफ से कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। इनकी पेशगोई थी कि 31 दिसंबर को पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी किस्तें कर्ज वापसी की देनी थी वो दे दी, और ये PTI के लिए बड़ी हैरानी का बात था, क्योंकि इनके पास जो रिपोर्टें आई थी वो ये थी कि कुछ भी हो जाए ये कर्ज़े की किस्त नहीं दे सकेंगे और मुल्क दिवालिया हो जाएगा और हमारे पौ 12 हो जाएंगे। लेकिन वो पौ 12 नहीं हुए, बल्कि 12 बज गए। और अगर सऊदी अरब के दौरे से वो तवक्कुआत पूरी हो जाती हैं जिनको रख कर ये दौरा किया गया, और इम्कानात यही हैं कि ये तवक्कुआत पूरी हो जाएंगी, तो इम्कानात जो हैं पाकिस्तान के दिवालिया होने के दूर दूर होने के बजाय बहुत ही दूर हो जाएंगे, और फिर इमरान खान की मायूसी जो है वो कितनी रिस्क में पड़ जाएगी। नाज़रीन, हम आते हैं मियाँ दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे इमरान खान बौखला गया, और पहली मरतबा हमने ये सुना कि एक वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में किसी पार्टी के हेड को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। इमरान खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कहा कि मजहबी हलकों ने साजिश की, कभी कहता है बाजवा ने की, कभी कहता है नवाज शरीफ ने की, कभी इसको ये पता ही नहीं है कि मुझे नाम किसका लेना है। मियाँ दाऊद ने साफ कह दिया कि ये सारा ड्रामा था। PTI ने यह कातिलाना हमला खुद स्टेज किया था ताकि दम तोड़ते हुए लॉन्ग मार्च को नई ज़िंदगी दी जा सके। मेरा ख्याल है कि मकसद इससे भी आगे का था। मकसद मुल्क में कोई बहुत बड़ा एक बहरान पैदा करने की कोशिश थी। मकसद ये था कि कातिलाना हमला जब हो तो हम ये कह सकें कि ये इमरान खान को कत्ल करने की साजिश थी, और नाकामी के बाद इन्होंने कातिल को भी मार दिया। प्लान यही था। तो मियाँ दाऊद ने सारे सवाल उठाए। वो पंजाब की हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई कि इसे इमरान खान को एक भी गोली नहीं लगी, और दूसरी ये कि वो जो मुअज़्ज़म कारकुन मरा था वो PTI के इमरान खान के गार्ड की फायरिंग से मरा था। नाज़रीन, ये सारी बातें हैं जो मैंने अपने कम से कम 3 व्लॉग्स में की हैं। उनका खुलासा मैं इसलिए दोबारा पेश करता हूं कि अगर आपके जहन में वो ताज़ा नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। खुलासा ये है कि प्लान जो था उसके 3 मरहले थे। पहले मरहले में कातिल जो मुबैना फायरिंग करने वाला मुलज़िम है जो गिरफ़्तार है, उसको भी एतमाद में लिया गया था। उससे काम ये लिया जाना था कि उसने सिर्फ हवाई फायरिंग करनी थी। और प्लान का दूसरा हिस्सा ये था जिसमें ज़ाहिर मुलज़िम को बेखबर रखा गया। वो ये था कि जैसे ही ये हवाई फायरिंग करेगा, दूसरा गार्ड जो इमरान खान का शूटर है वो इसे गोली मारकर हिलाक कर देगा, और फिर हम ये दंद मचाएंगे कि आर्मी ने या हुकूमत ने या दोनों ने मिल के इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की। और सेम लियाकत अली खान के कत्ल का वो प्लान था, जिसके तहत फिर मुलज़िम को, कातिल को, हवाई फायरिंग करने वाले को जो नाकाम हो गया, उसको सरकारी एजेंसियों के किसी एजेंट ने वहाँ मौजूद था, उसने गोली मारकर हिलाक कर दिया। ये प्लान का दूसरा हिस्सा था। और तीसरा हिस्सा जिसमें ये इन्होंने इसकी बुनियाद पर फिर एक मुहिम चलानी थी और हुकूमत पर और फ़ौज पर एक अटैक करना था बड़ा। ये स्क्रिप्ट था। लेकिन हुआ क्या, स्क्रिप्ट पर जब अमल होता है तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई नहीं होती हैं, जिनका अंदाज़ा नहीं होता। और वैसे भी इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में प्लान बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये प्लान लॉन्ग मार्च के शुरू होने के बाद बना, और कातिलाना हमला, मुबैना कातिलाना हमला होने से 1-2 रोज़ पहले ही बना। ज़्यादा अरसा इसमें ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाया गया, इसलिए कि लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद ही ये सोचा गया था कि ऐसा होगा। और एजाज़ चौधरी को इस प्लान की खबर थी, कराची के अली जैदी को भी इस प्लान की खबर थी कि ऐसा होना है। एजाज़ चौधरी ने चुनाचे एक जगह ये बकवास कर दी, बक डाली, ये राज बक दिया कि
परसों पता नहीं कल उसका बयान मौजूद है नेट पर कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमला होगा। उसे कैसे पता चला? उसे किसी मुलज़म ने बताया या ISI ने बताया कि हम ये हमला करने वाले हैं, या आर्मी चीफ ने बताया, या नवाज़ शरीफ ने बताया? क्योंकि इन्होंने शुरू में नवाज़ शरीफ को भी इस कातलाना हमले का मास्टरमाइंड करार देने की एक भूंडी कोशिश की जो खुद ही ख़त्म हो गई। तो एजाज चौधरी इस साजिश में मुलव्वस था, इमरान खान की हदायत पर ये सारा हुआ, और कराची वाला जो है वो भी इसमें शामिल था, कुछ और लोग भी शामिल होंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि मुलज़म ने प्लान के मुताबिक हवाई फायरिंग की, एक गोली चलाई। अब उसके पीछे PTI का कारकुन खड़ा हुआ था जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई कातिल को, हमलावर को, फायरिंग करने वाले को इस तरह दबोचेगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, होते हैं ऐसे वाक़या, लेकिन आम तौर पर यही होता है कि जब कोई गोली चलाता है तो लोग इधर उधर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब भी किसी ने कोशिश की तो उसे भी गोली लग जाती है, ये हमने देखा है। तो ये किसी को तवक्को नहीं थी। उस आदमी ने इसका हाथ पकड़ा, जब हाथ पकड़ा तो वो पिस्टल से पूरा बरस चल गया। इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, जैसा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया। सब उसने खुद सरकार की, पंजाब सरकार की बनाई हुई डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है सारी, उसमें 2 बातें बताई गई कि एक तो कि इमरान खान को कोई गोली लगी नहीं, वो जो बरस चलाया था मुलज़म ने, वो कंटेनर की रेलिंग के नीचे लगा और उससे कुछ टुकड़े उड़े, वो किसी को लगे किसी को नहीं लगे, और उसका भी मशकूक मामला है कि इमरान खान को 4 टुकड़े लगे जो एक ही टुकड़ा लगा। दूसरा, एक तो ये हिस्सा नाकाम हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ कि मुलज़म फिर उस PTI के वर्कर से गिरफ्त छुड़ाकर भागा। तो गार्ड ने अपना पार्ट निभाया, उसके ज़िम्मे ये काम था कि मुबैना इस शूटर को उसने गोली मारकर हिला कर देना है। उसने इसके सर का निशाना लिया और गोली चला दी, लेकिन जैसे ही गोली चली उसी वक्त PTI के कारकुन मुअज़्ज़म इसके पीछे आ गया मुलज़म के, और उसको गिरफ्तार करने के लिए, और गोली उसके सर में जा लगी। और पोस्टमार्टम ने ये पूरा क्लैरिटी के साथ बताया कि गोली किस ज़ाविये से आई और किस तरह उसको गोली लगी, और फिर वीडियो ने भी इसकी 100%, 101% तस्दीक की कि गार्ड गोली चलाता है नीचे की तरफ रुख करके, और उसका निशाना वाज़े तौर पर उसी जगह का था जहाँ पर ये मकतूल खड़ा था या मुलज़म खड़ा था। मुलज़म बच गया, मकतूल को गोली लगी, और फायर करने के बाद जब गार्ड ने ये देखा, ये वीडियो में नज़र आता है कि गोली जब नहीं लगी उसको, तो बल्कि दूसरे को लग गई और हजूम हो गया, तो गार्ड ने दूसरी गोली नहीं चलाई, बल्कि गार्ड अपनी गन ऊपर करके मुंह फ़ौरन ही दूसरी तरफ कर लिया, जबकि नेचुरली ये होना चाहिए था कि उसकी तवज्जो हजूम की तरफ रहती, उसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, और ये इसकी दूसरी नाकामी हुई। तीसरी नाकामी ये हुई कि मुलज़म को इतने लोगों ने पकड़ लिया कि इसको हिलाक करना मुमकिन ना रहा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फिर ड्रामे का अगला हिस्सा चलता है। ये इन्होंने अदालत में पेश नहीं किया, GIT अपनी मर्ज़ी की बनवाई, लेकिन वो पसंद ना आई तो उसे बदलवा दिया, और मुलज़म को ज़बरदस्ती बयान देने पर भी कोई मजबूर किया गया। हालांकि मुलज़म ने ये साबित हो गया है कि मुअज़्ज़म को गोली इसने नहीं मारी, इसने सिर्फ हवाई फायरिंग की थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारा स्क्रिप्ट के ख़िलाफ़ था, और स्क्रिप्ट तब से बिगड़ता ही जा रहा है। मियाँ दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक वकील है, इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तज़ादात और बौखलाहट से भरपूर थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कहना है। उसने फिर वो बात दोहराई कि 3 शूटर थे, ऊपर से भी फायरिंग हो रही थी, अंधाधुंध बुलेट्स आ रहे थे, और ये मजहबी कुव्वतों ने मुझे मरवाने की कोशिश की, फ़ौज मुलव्वस थी, बाजवा मुलव्वस था। ये सारा ड्रामा, यानी उसकी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे इतने तज़ादात ज़ाहिर करना पड़े कि जिससे पता चलता है कि मियाँ दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान को लेकर बैठ गई है। ये ड्रामा भी नहीं चला, और इसकी आखिरी जो कोशिश थी, ताज़ा तरीन आखिरी कोशिश आर्मी चीफ से मिलने की, वो भी पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा दूर दूर तक कोई नहीं है। पंजाब असम्बली का मसला भी इसके हाथ से निकल गया है। तो 3 रोज़ के अंदर इसे 4 सदमात उठाना पड़े हैं, और अब ये इसका दिमागी तौर पर ये जाँ बर हो पाएगा ये नहीं, अभी कोई पेशगोई नहीं की जा सकती।
لیکن جس طرح کی یہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، جس طرح کے یہ بیانات دے رہا ہے، کل یہ پرویز الہی پر بھی برس پڑا اپنی پارٹی کے اجلاس میں، جس کی خبر لیک ہو کر باہر آ گئی کہ پرویز الہی قابل اعتماد نہیں ہے، اس سے بچ کر چلیں۔ اب بچ کر چلو یا نہ بچ کر چلو، نتیجہ تو وہی نکلنا ہے خربوزے والا، چھرا خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر گرے، دونوں صورتوں میں کٹنا تو خربوزے نہیں ہے۔ خربوزے کو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ خربوزہ خان نیازی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔